हिंदी के 8वें चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके थे। तो इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके थे कि क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जितने सारे भी क्वेश्चन हैं सभी को बारी बारी से बतलाते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सभी वीडियो में करते आए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देने शुरू किए। बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब से देना शुरू किए। तो बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा रश्मि जी को करीब 56 के आसपास, जब उन्हें सीखने वाले की खोज थी, उसके बाद देना शुरू किए। मतलब 56 के आसपास, मतलब 1956 के आसपास रश्मि जी को उस समय नृत्य के सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, नृत्य के शिक्षा सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए वह अपना गुरु पंडित बिरजू महाराज को बनाते हैं और पंडित बिरजू महाराज से ही नृत्य की शिक्षा सीखने लग जाती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा रश्मि जी को करीब 56 के आसपास, जब उन्हें सीखने वाले की खोज थी, उसके बाद देना शुरू किए। उस समय महाराज को सही पात्र की खोज थी। ठीक है, आपको इतना ही आंसर लिखना है कि उस समय महाराज को सही पात्र की खोज थी और वह 56 के आसपास में रश्मि जी को नृत्य की शिक्षा देना शुरू किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, इससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए डिटेल में इसको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो देखिए, जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हो गई तब उनके लिए बहुत दुखदाई समय व्यतीत हुआ। जब उनके बाबूजी मतलब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हो गई तब उनके लिए सबसे ज्यादा दुखदाई समय आया। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि वह अपने बाबूजी का दसवां कर सके। इन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। एक तरफ उनके बाबूजी की मृत्यु हो गई थी और दूसरी तरफ उनकी क्रियाकर्म करने के लिए यह प्रोग्राम कर रहे थे कि जिससे कुछ पैसे जमा हो जाएं और वह अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म कर सकें। उसके लिए वह 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन 2 प्रोग्राम से 500 रुपये इकट्ठे हुए, तब 10वां और 13 की पूरी प्रक्रिया समाप्त हुई। मतलब वह 2 प्रोग्राम किए जिससे उनको 500 रुपया मिला। उसके बाद ही इनके बाबूजी की 10वां का काम हो सका। तो अब 7वें नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध में प्रकाश डालिए कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का कैसा संबंध था। तो देखिए, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका साधिन्य मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। यहाँ पर बिरजू महाराज के बारे में बताया जा रहा है कि वह शंभू महाराज के साथ बचपन में नाचे थे। उनके साथ वह रहकर कला के क्षेत्र में आगे बढ़े, मतलब कला के क्षेत्र में विकास किए। शंभू महाराज कौन थे? तो शंभू महाराज उनके चाचा जी थे। बचपन से महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला। ये देखिए, यहाँ पर जो महाराज जी बोला जा रहा है, यहाँ पर महाराज पंडित बिरजू महाराज को ही बोला जाता है। तो उनके चाचा के बारे में यहाँ पर लिखते हुए वह कहते हैं कि बचपन से ही महाराज को उनके चाचा जी का मार्गदर्शन मिला। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नृतक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। हम आपको कहानी के सारांश में भी बता चुके हैं कि जब पंडित बिरजू महाराज कलकत्ता में नाचे उसके बाद उनकी बहुत नाम हुई। उनका नाम पेपर में छपा, अखबार में छपा। इसके बाद से वह विदेश में भी नाचने जाने लगे। तो इसी बात को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे। उस नाच की कलकत्ते के श्रोताओं दर्शकों ने इतना पसंद किया कि तमाम अखबारों में छा गए।
अब आपको कहानी के सारांश में भी इस बात को बता चुके हैं कि कलकत्ता के जब वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाचे, उसके बाद कलकत्ता के दर्शकों ने उन्हें इतना पसंद किया कि वह तमाम अखबारों में छा गए। वहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। उस समय से निरंतर आगे बढ़ते गए। ठीक है, उस समय से वह निरंतर आगे बढ़ते गए और उसके बाद से तो वह देश क्या विदेश में भी जाकर के नाचना शुरू कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? तो देखिए इसका जवाब होगा कि संगीत भारती में प्रारंभ में 250 रुपये मिलते थे। उस समय दरियागंज में रहते थे। वहां से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुंचते थे। यहाँ पर बिरजू महाराज कह रहे हैं कि संगीत भारती में जब मैं शुरू में काम करता था तो वहाँ मुझे 250 रुपये मिलते थे। उस समय वह दरियागंज में रहते थे और वहाँ से 5 नंबर या 9 नंबर का बस पकड़कर वह संगीत भारतीय जाते थे। संगीत भारतीय में इन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था। अंततः दुखी होकर नौकरी छोड़ दी। आपको हम बताए थे कहानी के सारांश में या फिर क्वेश्चन में कि वह हनुमान जी के पास प्रसाद चढ़ाने गए जब उनकी नौकरी छूटी, इसलिए वह इतना खुश थे क्योंकि वहां उनको प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था, मतलब नाचने का अवसर कम दिया जाता था। इसलिए जब वह दुखी होकर नौकरी छोड़ दिए, उसके बाद वह हनुमान जी के पास जाकर के प्रसाद चढ़ाए थे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? मतलब कौन कौन से यंत्र वह बजाते थे? तो बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला और सरोद बजाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इसका जवाब होगा कि बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला और सरोद बजाते थे। अब 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? तो बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। जैसा कि हम आपको ऊपर लेखक के परिचय में भी बताए कि उनकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। उस समय विवाह करना महाराज जी अपनी गलती मानते हैं, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद मां ने घबराकर जल्दी से शादी कर दी। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो बिरजू महाराज के माताजी ने घबराकर जल्दी से बिरजू महाराज की शादी कर दिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में ही। शादी को नुकसानदेह मानते हैं, विवाह की वजह से नौकरी करते रहे। ठीक है, यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज शादी को नुकसानदेह करार देते हैं। वह कहते हैं कि विवाह की वजह से हमको नौकरी करते रहना पड़ा क्योंकि उनकी शादी सिर्फ 18 साल की उम्र में पिताजी की मरने के बाद हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? ठीक है, बिरजू महाराज को अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? देखिए, बिरजू महाराज अपने शिष्य रश्मि वाजपेयी को अपना शागिर्द बताते हैं। वह उन्हें शाश्वती कहते हैं। इसके साथ ही वेरोनिक, फिलिप, मैकलिन, टॉक, तीरथ प्रताप, प्रदीप, दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शागिर्द बताए हैं। यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है जिसे आप ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद वह कहते हैं कि वे लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं, इनकी भी चर्चा किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिरजू महाराज के कुछ शागिर्द हैं, उनके बारे में इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि सबसे पहले वह रश्मि वाजपेयी को अपना शागिर्द बताते हैं, उन्हें वह शाश्वती भी कहते हैं। इसके बाद वह बैरोनिक को, फिलिप को, मैकलिन को, टॉक को, तीरथ प्रताप, प्रदीप को, दुर्गा इत्यादि को वह अपना शागिर्द बतलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे जिसमें कि आपको व्याख्या करना है। चलिए व्याख्या में सबसे पहला नंबर कह रहा है कि 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। इसी सेंटेंस का, इसी वाक्य का आपको यहाँ पर व्याख्या करना है कि 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। तो चलिए सबसे पहले हम आपको, जैसा कि हर एक चैप्टर में बताते आए हैं कि अगर व्याख्या करने के लिए पूछे तो सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 1 के शीर्षक जित जित मैं निरखत हूं से ली गई है। इस पंक्ति का संबंध बिरजू महाराज से है।
इतना आपको सबसे पहले सबसे ऊपर में ही लिखना पड़ेगा। बिरजू महाराज को शिक्षा उनके पिताजी से ही मिली थी, वहीं उनके आरंभिक गुरु थे। गुरु दक्षिणा में पिताजी ने अम्मा से कहा कि जब तक तुम्हारा लड़का नजराना यानी गुरु दक्षिणा नहीं देगा तब तक मैं उसे गंडा नहीं बांधूंगा। उनके पिताजी उनके अम्मा जी से कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके गुरुजी उनके अम्मा जी से कहते हैं कि जब तक तुम्हारा लड़का नजराना यानी गुरु दक्षिणा नहीं देगा तब तक मैं उसे गंडा नहीं बांधूंगा। बिरजू जी को 500 रुपए के 2 प्रोग्राम मिले थे। जब बिरजू जी ने 500 रुपए पिताजी को दिया तभी पिताजी ने गंडा बांधा। उन्होंने कहा कि यह मेरी दक्षिणा है, अतः इनमें से एक भी पैसा नहीं दूंगा। मैं इसका गुरु हूं और इसने नजराना मुझे दिया है। मैं इसका गुरु हूं और इसने मुझे नजराना दिया है। तब 500 रुपए देकर बिरजू जी ने अपने पिताजी से गंडा बंधवाया। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इन पंक्तियों से आशय यह झलकता है कि गुरु शिष्य की परंपरा बहुत बड़ी पवित्र परंपरा है, इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। तभी तो पिता पुत्र का संबंध रखते हुए बिरजू महाराज के पिताजी ने गुरु शिष्य का संबंध रखा। यहाँ पर गुरु और शिष्य की मर्यादा को यहाँ पर लिखते हुए कहते हैं कि उनके पास पिता और पुत्र का संबंध था, उसके बाद भी वह गुरु और शिष्य का संबंध रखा, पिता पुत्र का नहीं। गुरु दक्षिणा में 500 रुपए लेकर ही गंडा बांधा। इस प्रकार गुरु की महिमा बड़ी है, मर्यादा युक्त है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें व्याख्या करना है कि मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। चलिए तो यह जो वाक्य दिया हुआ है इसी का आपको व्याख्या करना है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 1 के शीर्षक जित जित मैं निरखत हूं से ली गई है। यह पंक्ति बिरजू महाराज से संबंधित है और इन पंक्तियों के माध्यम से वह बताना चाहते हैं कि जब बिरजू जी किसी को नृत्य सिखाते थे तो कोई भी कला चुराते नहीं थे, यानी लड़का या लड़की का भेदभाव नहीं रखते थे, समान व्यवहार और समान शिक्षा देते थे। यह नहीं कि किसी को किसी भाववास कुछ सिखाया और कुछ चुरा लिया। चुरा लिया कहने का मतलब कुछ छिपाया और कुछ उसको सिखाया। अपने बेटे और अन्य शिष्यों में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनकी शिष्यों के प्रति उदार भावना थी और भीतर मन में किसी भी प्रकार की कलुषित भावना नहीं थी। उनमें यह भेद नहीं था कि बेटे के लिए अच्छी चीजों को चुरा कर रखना है और दूसरी को आधी अधूरी शिक्षा देनी है। मतलब यहाँ बिरजू महाराज के बारे में बतलाया जा रहा है कि वह बिल्कुल साफ मन के थे, साफ स्वभाव के थे। वह किसी भी मतलब अपने बेटे और शिष्य में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे, सभी को समान शिक्षा देते थे। ऐसा नहीं कि वह अपने बेटे को अधिक सिखा दिए और शिष्य को कुछ कम सिखाए, वह दोनों को समान शिक्षा देते थे। इन पंक्तियों में बिरजू जी के मनोभावों का पता चलता है। उनमें पुत्र शिष्य का, लड़का लड़की का भेदभाव नहीं था। विचार में पवित्रता और गुरु की सदास्यता थी। तो चलिए ख नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ग। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूं, उस नाचने वाले कार। तो देखिए फिर से हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 1 के शीर्षक जित जित मैं निरखत हूं से उद्धृत की गई है या ली गई है। इन पंक्तियों का संबंध लेखक के नृत्य और उनके व्यक्तिगत जीवन से है। बिरजू जी का कहना है कि मेरे नाच पर बहुत लोग खुश हो जाते हैं, देखने आते हैं, ये मेरे चाहने वाले हैं, मेरे आशिक हैं। लेकिन फिर बिरजू महाराज स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मेरा क्या, लोग तो मेरे नृत्य की वजह से मेरी तारीफ करते हैं, मुझे चाहते हैं। मेरे और लोगों के बीच जो प्रेम संबंध है वह तो नाच के कारण है, उसमें मैं कहाँ, वहाँ तो कला है, मैं तो उस नाच का असिस्टेंट हूँ, सहायक हूँ। मतलब यहाँ पंडित बिरजू महाराज अपने बारे में लिखते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मुझे चाहते हैं, लोग मेरे आशिक हैं, वह सिर्फ मेरे नाच की वजह से। मुझसे लोग कोई नहीं प्रेम करते, मेरे नाच से प्रेम करते हैं, इसलिए उनका लगाव मुझसे है। इस पंक्ति में बिरजू जी अपने को और नाच के बीच लोगों के प्यार, स्नेह, सम्मान की चर्चा करते हुए कहते हैं कि सम्मान मेरा नहीं,
मेरे नाच का है, मैं तो उसका सहायक हूँ, असिस्टेंट हूँ। इस प्रकार कला या गुण सर्वोपरि है, आदमी कुछ नहीं है, उसकी गुणवत्ता की पूजा होती है, उनकी सम्मान मिलता है। यहाँ पर बिरजू महाराज लिखते हैं कि अगर आपके पास कला है तो आपकी पूजा होगी, अगर आपके पास कला नहीं है तो आपको पूछने वाला भी कोई नहीं है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिरजू महाराज, यहाँ पर गलत लिखा गया है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो इसका जवाब होगा कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे, कि वह अपनी अम्मा के सामने ही नाचते थे और उनसे पूछते थे कि मैं पिताजी के जैसा नाचता हूं कि नहीं। इसलिए वह अपनी सबसे बड़ी जज अपनी अम्मा को ही मानते हैं। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके उसमें निखार लाने का काम किया। बाबूजी से तुलना करने का मतलब वह जब नाचते थे तो अपनी अम्मा जी से पूछा करते थे कि मैं अपनी बाबूजी के जैसा नाचता हूँ कि नहीं नाचता हूँ, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या वैसी कमी है जो बाबूजी में थी और हमें नहीं है। तो यही सही चीज वह अपनी अम्मा जी से पूछा करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? तो देखिए इसका जवाब होगा कि पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे, कला प्रदर्शन उनका शौक था। मतलब जो पुराने नाचने वाले हैं उनके बारे में बिरजू महाराज कहते हैं कि वह अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। कम जगह में गलीचे पर गड्ढा, खांचा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर अपनी कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं। उस पर एयर कंडीशन होना, नहीं बहुत अधिक अन्य सुविधाएं, इसके बावजूद उत्साह था। मतलब वह आज के नाचने वालों के अपनी तुलना करते हुए कहते हैं कि पहले लोग अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आते थे। स्टेज पर गड्ढा भी होता था, स्टेज खराब भी होता था, फिर भी लोग अपनी कला का प्रदर्शन बेहतर तरीके से करते थे। लेकिन आज तो वह छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते रहते हैं कि मंच में क्या गलतियां हैं, वहां पर एयर कंडीशन लगा हुआ है या नहीं। इन्हीं सारी छोटी छोटी गलतियों को आज के नृतक ढूंढते रहते हैं। उसके बावजूद भी उनमें उत्साह था। लेकिन आज सुविधा की पूर्णता होते हुए भी मीन मेख निकालने की परिपाटी विकसित हो गई है। मतलब कुछ न कुछ खोट निकाल ही लेना है, चाहे कितना भी नृतक को सुविधा दे दी जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 500 रुपए देकर गंडा बंधवाने का क्या अर्थ है? आप शुरू से ही सुन रहे होंगे कि गंडा बंधवाया, गंडा बंधवाया। तो आपको यह जो गंडा बंधवाना शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो देखिए बिरजू महाराज के पिता ही उनके गुरु थे, उनके पिता में गुरुत्व की भावना थी। बिरजू महाराज अपने गुरु के प्रति असीम आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए अपने ही शब्दों में कहते हैं कि यह तालीम मुझे बाबूजी से मिली है, गुरु दीक्षा भी उन्होंने ही मुझे दी है, गंडा भी उन्होंने ही बांधा। गंडा का अभिप्राय यहाँ शिष्य स्वीकार करने की एक लौकिक परंपरा का स्वरूप है। गंडा कहने का मतलब कि शिष्य स्वीकार करना। जिस प्रकार से उनके पिताजी, उनके गुरुजी बिरजू महाराज को गंडा बांधा यानी कि शिष्य स्वीकार किया, इसी बात को यहाँ पर गंडा बांधना कहते हैं। जब बिरजू महाराज के पिता उन्हें शिष्य स्वीकार कर लिए तो बिरजू महाराज ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी कमाई का 500 रुपए दिए। ठीक है, जब वह बिरजू महाराज को अपना शिष्य स्वीकार कर लिए उसके बाद वह गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु जी को 500 रुपए दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका यहाँ पर समाप्त हो गया और इसी के साथ आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सीधे हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। तो इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।